23 जून को बिहार की राजधानी पटना में गैर बीजेपी पार्टियों की बैठक हुई। इस बैठक में राहुल से लेकर केजरीवाल तक और ममता से लेकर अखिलेश तक करीब 15 विपक्षी दलों के बड़े नेता मौजूद रहे। इन सभी पार्टियों के साथ आने का एक ही मकसद था, साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली मौजूदा सरकार को हराने के लिए दमदार विपक्ष तैयार करने की कोशिश करना। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में विपक्ष भारतीय जनता पार्टी को 1:1 फॉर्मूले की चुनौती देगा, जिसका मतलब है कि 450 लोकसभा सीटों पर विपक्ष बीजेपी के उम्मीदवार के खिलाफ सिर्फ एक उम्मीदवार को मैदान में उतारेगा। बाकी की सीटों को देखा जाएगा, लेकिन कम से कम 450 पर यह फॉर्मूला तय किया जाएगा कि किसी भी एक दल का जो विपक्षी एकजुटता में शामिल हो उसका एक उम्मीदवार उतारा जाए। ये रणनीति फिलहाल ठीक भी दिखाई पड़ती है, लेकिन देखने वाली बात होगी कि यहाँ पर किस दल को कितनी जगहों पर कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। सीट शेयरिंग का यह फॉर्मूला सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है विपक्षी एकजुटता के लिए। हालांकि इन सब के बीच फिलहाल विपक्षी पार्टियों की सबसे बड़ी चुनौती होगी अपने आपसी मतभेद भुलाकर एक साथ मैदान में उतरना। पटना में हुई बैठक में भी इन पार्टियों के बीच एक दूसरे के प्रति नाराजगी साफ तौर पर देखने को मिली। एक तरफ जहां ममता बनर्जी ने उनके राज्य में कांग्रेस के रवैये पर नाराजगी जताई, तो वहीं दूसरी तरफ केजरीवाल ने साफ कर दिया कि जब तक दिल्ली में केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ विपक्षी पार्टियों का समर्थन नहीं मिलेगा, तब तक वो विपक्षी दलों के गठबंधन में शामिल नहीं होंगे, और विपक्षी दलों में खासतौर पर कांग्रेस। इतना ही नहीं, इस बैठक में बीएसपी शामिल नहीं हुई। ऐसे में सवाल उठता है कि मायावती और ममता बनर्जी जैसे बड़े नेता विपक्षी एकता में दिलचस्पी क्यों नहीं दिखा रहे हैं? क्या बीजेपी के खिलाफ ममता बनर्जी का कोई और फॉर्मूला है? बसपा सुप्रीमो मायावती बैठक से नदारद क्यों रही, ये भी एक बड़ा सवाल रहा और इसकी काफ़ी चर्चा होती रही। मैं देख रहा हूं कि दर्शक भी इस विषय पर कई एनालिसिस को पसंद कर रहे हैं। मायावती पटना में हुए इस बैठक से पहले कई बार सार्वजनिक मंच पर यह कहती रहीं कि वो साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में अकेले ही मैदान में उतरेंगी। यही कारण है कि किसी भी नेता ने मायावती से औपचारिक और अनौपचारिक रूप से संपर्क नहीं किया। हालांकि मायावती के हाल ही में दिए गए बयानों से ऐसा लगता है कि अब बसपा प्रमुख का मन बदलने लगा है। बुधवार को बसपा की तरफ से प्रेस नोट जारी किया गया था, जिसमें साफ तौर पर कहा गया कि बसपा की नज़र विपक्षी एकता पर है। वहीं हाल ही में मायावती ने अमेरिका में राहुल गांधी के बयानों पर उठे विवाद का भी न सिर्फ समर्थन किया था, बल्कि सुर में सुर मिलाती भी नजर आई थी। लोकसभा चुनाव में बीजेपी के खिलाफ ममता बनर्जी का फॉर्मूला क्या है वो भी समझ लीजिए, क्योंकि दो नाम हैं जो खासे चर्चा में हैं। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत के बाद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा था कि जिन राज्यों में कांग्रेस की जड़ें मजबूत होंगी, हम उन राज्यों में पार्टी का समर्थन करेंगे। कांग्रेस को भी बदले में जिन राज्यों में क्षेत्रीय दलों का गढ़ मजबूत हो, वहां उनका समर्थन करना चाहिए। अब उदाहरण के लिए बाकियों को छोड़ भी दें तो पश्चिम बंगाल की बात करते हैं। पश्चिम बंगाल एक ऐसी जगह है जो सबसे ज्यादा फंसा हुआ मामला दिखाई पड़ता है। ममता बनर्जी निर्विवाद रूप से सबसे ज़्यादा ताकतवर यहाँ पर दिखाई देती हैं, चाहे वो विधानसभा की बात हो चाहे लोकसभा की बात हो। यहाँ पर सीधा मुकाबला बीजेपी से दिखाई देता है, जिसने हाल में अपनी ताकत को काफ़ी बढ़ाया। लेकिन इस सब के बावजूद वाम दलों और कांग्रेस की ज़मीन को नहीं भूला जा सकता है, जो एक समय पर यहाँ लंबे समय तक राज करते रहे या एक दूसरे के आमने सामने रहे। खासतौर पर वाम दलों का तो बहुत लंबे समय तक यहाँ पर राज चला। ममता बनर्जी की अपनी राजनीति कांग्रेस के साथ में थी और इसी पश्चिम बंगाल में उन्होंने कांग्रेस की जड़ों को मजबूत करने के लिए भी काम किया है। ये बात अलग है कि जब कांग्रेस से उनकी राहें अलग हो गई तो एक बड़ा काडर कांग्रेस का उनके साथ में चला गया। ये आना जाना एक दूसरे की पार्टी में अब भी लगा रहता है। अधीर रंजन चौधरी और ममता बनर्जी किस तरह आमने सामने रहते हैं पश्चिम बंगाल में, ये भी किसी से छिपा हुआ नहीं है। जिस दिन विपक्षी एकजुटता की बैठक हो रही थी, उस दिन अधीर रंजन भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, ममता सरकार पर हमले बोल रहे थे। ये बात तो बहुत साफ है कि कांग्रेस यहाँ पश्चिम बंगाल में पूरी तरीके से सारी चीज़ों को ममता बनर्जी के हाथ में सौंपने के समर्थन में नहीं है। लेकिन क्या सीटों के बंटवारे में दोनों ही पार्टियां कुछ कदम आगे आ सकती हैं? यानी ममता बनर्जी भी कांग्रेस जहां पर मजबूत दिखती है वहां पर उसको समर्थन देती दिखाई दें, और इसी तरीके से कांग्रेस भी ममता बनर्जी के लिए ज़्यादा सीटों को छोड़े। ये एक बहुत दिलचस्प गणित होने जा रहा है जो पश्चिम बंगाल में देखने को मिलेगा। ये तो तय माना जा रहा है कि ये दोनों अगर मिलकर लड़ते हैं तो फिर बीजेपी को कड़ी चुनौती मिलने जा रही है। लिहाजा इन्हें अपने नफे नुकसान का आकलन करने की आवश्यकता है। साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में फिलहाल एक साल का समय बाकी है। ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में किसी भी हालत में बीजेपी को जीतने नहीं देना चाहती हैं और बीजेपी को कमजोर करने के लिए बिना शर्त समर्थन हासिल करना चाहती हैं। इसके साथ ही उनका कहना है कि उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी मजबूत है। इसे देखते हुए कांग्रेस और सभी अन्य पार्टियों को उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का समर्थन करना चाहिए। यह दूसरा दिलचस्प पहलू है।
दरअसल ये बात सही है, इसमें भी कोई दो राय नहीं कि कांग्रेस की ताकत उत्तर प्रदेश में न के बराबर रह गई है। लेकिन अलग अलग सीटों, वोट परसेंटेज के आधार पर देखा जाए तो कई सीटों को कांग्रेस के प्रत्याशी प्रभावित करते हैं। ऐसा नहीं कि कांग्रेस पूरी तरह से उत्तर प्रदेश में खत्म हो गई है। हाँ, कांग्रेस अपने दम पर चुनाव जीतती नहीं दिखाई देती है, चाहे वो लोकसभा के चुनाव हो या फिर विधानसभा के चुनाव हो। समाजवादी पार्टी ने अपनी ताकत को पिछले चुनाव में साबित किया है। उन्होंने विधानसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन किया। बेशक वो सत्ता में नहीं आ पाए, इसके बावजूद ये तय माना जा रहा है कि मुख्य मुकाबला समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच में है। अब अगर देखा जाए तो यहाँ की अन्य ताकतों को भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, जिनमें बहुजन समाज पार्टी बहुत महत्वपूर्ण है। कांग्रेस भी, जैसा मैंने कहा, कई सीटों पर प्रभावित करती है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का यदि उसे समर्थन मिलता है तो निश्चित तौर पर उसका प्रदर्शन पहले के मुकाबले और सुधर सकता है। लेकिन यहाँ भी दो कदम आगे बढ़ने की बात है। समाजवादी पार्टी कितनी सीटें कांग्रेस को देती है, क्योंकि यहाँ पर एज उनके पास में, ताकत उनके पास में। इसी तरह से कांग्रेस कितने कॉम्प्रोमाइज़ करती है कि वो अपनी सीटों को कम रखते हुए समाजवादी पार्टी को मजबूत करे। इस सब के बीच में क्या यही समीकरण मायावती के लिए उत्तर प्रदेश में लागू होगा, ये देखना भी दिलचस्प होगा। लेकिन ये भी तय माना जा रहा है पश्चिम बंगाल की तरह कि यदि ऐसा होता है तो निश्चित तौर पर इन तीनों ही पार्टियों को अपनी सीटें बढ़ाने का एक मौका मिलेगा। लेकिन ये भी गौर करने वाली बात है कि पिछली बार जिस तरह समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी साथ में चुनाव लड़े, बीएसपी को तो 10 सीटें मिल गई, लेकिन समाजवादी पार्टी को 5 सीटों से संतोष करना पड़ा था। यानी समाजवादी पार्टी को ऐसा लगा कि उनका नुकसान हुआ है, जबकि बहुजन समाज पार्टी का फायदा हुआ था। तो यहाँ पर इस आकलन का भी ध्यान सभी राजनीतिक दल रखेंगे। लेकिन ये तय माना जा रहा है कि 2024 के पहले इस पर कुछ ना कुछ निर्णय लिया जा सकता है। और ख़ास तौर पर नज़र रहेगी मायावती पर, क्योंकि समाजवादी पार्टी तो कांग्रेस के साथ एक मंच पर बैठ ही चुकी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिलेश यादव ने भी कहा मिलकर चुनाव लड़ेंगे, कांग्रेस भी कह चुकी है मिलकर चुनाव लड़ेंगे। अब देखना होगा मायावती का स्टैंड क्या होता है। क्या शिमला बैठक के पहले वो कोई बड़ा फैसला लेती हैं, ये देखना भी दिलचस्प होगा। कांग्रेस को 200 लोकसभा सीटों पर सीमित कर देना चाहती हैं ममता बनर्जी, ये भी एक खबर आ रही है। ममता बनर्जी के अनुसार कांग्रेस पार्टी राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात समेत लगभग 200 लोकसभा सीटों पर मजबूत है। कर्नाटक को भी जोड़ लीजिए इसमें। तो ये बात सही भी है कि 200 ऐसी सीटें हैं जहां पर कांग्रेस जो है वो बीजेपी को सीधी टक्कर देती दिखाई देती है। लेकिन क्या सिर्फ 200 सीटों तक कांग्रेस संतुष्ट रहेगी? और ये आंकड़ा भी बुरा नहीं है यदि एक मजबूत लड़ाई लड़नी है तो। इन सीटों पर उन्हें अपने मजबूत कैंडिडेट को उतारना चाहिए ताकि बीजेपी को कड़ी चुनौती दी जा सके। जबकि कांग्रेस को पश्चिम बंगाल, यूपी और बिहार में किनारा कर लेना चाहिए। अब ये कैसे संभव होगा, क्योंकि पश्चिम बंगाल, यूपी और बिहार, इन तीनों जगह पर कई ऐसी सीटें हैं जहां पर कांग्रेस अपनी दावेदारी ठोकती रही है। कांग्रेस को लगता है कि यहाँ से बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन कुछ सीटें तो मिलेंगी, और 2-2, 5-5 सीटों का भी बड़ा फर्क लोकसभा चुनाव में पड़ जाता है। ऐसे में पश्चिम बंगाल, यूपी, बिहार में किनारा कर लेना ये बहुत असंभव सी बात लगती है। लेकिन कितनी सीटों पर कांग्रेस संतुष्ट हो जाती है या कितनी सीटें ये रीजनल पार्टीज़ या क्षेत्रीय दल कांग्रेस को देते हैं, ये देखना भी बहुत महत्वपूर्ण होगा। यहाँ पर ममता बनर्जी का कहना है कि स्थानीय पार्टियों को कांग्रेस को समर्थन देना चाहिए, उनकी ताकत को बढ़ाना चाहिए। ये बात सही है कि यदि स्थानीय पार्टियों को इस तरह का कोई समर्थन मिलेगा तो उनकी ताकत बढ़ेगी, लेकिन इससे कांग्रेस को क्या हासिल होगा, ये देखने वाली बात है। तो यहाँ पर हित अहित अभी सिर्फ 2024 के चुनाव के लिहाज से नहीं देखा जा रहा है, ये भी देखा जा रहा है कि चुनाव लड़ते वक्त कौन कितनी सीटों पर लड़ रहा है, कितनी सीटों पर जीतने की संभावना है, क्योंकि इसी से तय होगा कि 2024 में कौन सा राजनीतिक दल कितनी सीटों को लेकर आ पाएगा। ममता बनर्जी ने स्पष्ट कर दिया है कि कांग्रेस पश्चिम बंगाल में बीजेपी की ही एक टीम है। उन्होंने ये तक आरोप लगा दिए हैं कि हम बीजेपी के खिलाफ एक गठबंधन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने कांग्रेस को भी उसी पाले में खड़ा कर दिया है। उनके बयान बहुत गंभीर माने जा रहे हैं, विपक्षी एकजुटता को एक बड़ा झटका माने जा रहे हैं। शिमला में ममता बनर्जी के पहुंचने पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया है। पश्चिम बंगाल पहुंचते ही ममता बनर्जी के तेवर देखने को मिल रहे हैं। ममता बनर्जी को लेकर पहले भी सवाल, मैंने कई रिपोर्ट्स में आपको बताया है, केजरीवाल, ममता बनर्जी, कांग्रेस के साथ जाना ये बहुत टेढ़ी खीर है। लेकिन अब जब उन्होंने खुलकर ये बातें कह दी हैं, उन्होंने एक बार फिर, जबकि पटना की बैठक हो चुकी है, सबने साथ में लड़ने की बात कही है, उन्होंने कांग्रेस को एक तरीके से बीजेपी की बी टीम ही कह डाला है। साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि सीपीएम, कांग्रेस और बीजेपी के खिलाफ सबको एकजुट होना चाहिए।
ये स्पष्ट तौर पर बताता है कि वो पश्चिम बंगाल में एक मैसेज देना चाह रही है। पश्चिम बंगाल में अब भी ममता बनर्जी का मुकाबला मुख्य रूप से वाम दलों और कांग्रेस के खिलाफ है। बीजेपी ने अपनी ताकत को बढ़ाया है यहाँ पर, लेकिन इस सब के बीच में लोकसभा चुनाव को देखते हुए वाम दल कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस पश्चिम बंगाल में एक हो जाएंगे, ये किसी को भी समझ में नहीं आ रहा था। और ममता बनर्जी ने अपने इस बयान से स्पष्ट कर दिया है कि अब विपक्षी एकजुटता को एक बड़ा झटका लगने वाला है। हालांकि गौर करने वाली बात यह भी है कि अभी कांग्रेस इस लिहाज से सोच भी नहीं रही है। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस को ममता बनर्जी और केजरीवाल के भरोसे ही गठबंधन बनाना है। अगर हम यूपीए 1 और यूपीए 2 को देखें तो उसके बाद में ये कवायद यूपीए 3 की ज़्यादा दिखाई पड़ रही है। और यूपीए 3 में भी जो ये दल शामिल नहीं थे, इनकी अपनी अलग राजनीति चल रही थी, वो सारे दल, बल्कि इनमें नीतीश कुमार को जोड़ लीजिए, एक एडिशनल दल भी आपको देखने को मिलता है जो यूपीए 1 यूपीए 2 के समय कांग्रेस के साथ में रहे, वो लगभग साथ में दिख रहे हैं। और ये तय माना जा रहा है कि यूपीए की तर्ज पर ही अगला गठबंधन होने जा रहा है। इसमें एक नए चेहरे के तौर पर आपको नीतीश कुमार दिख सकते हैं, यदि वो भी आगामी चुनाव के पहले वॉकआउट नहीं करते हैं। दरअसल बहुत अनप्रेडिक्टेबल माना जाता है नीतीश कुमार के डिसीजंस को। वो कभी किसी के साथ, कभी किसी के साथ, वो यूपीए के साथ भी, वो महागठबंधन के साथ भी रहे, तो वो एनडीए के भी एक महत्वपूर्ण घटक दल के साथ में लंबा समय बिता चुके हैं। तो कुल मिलाकर वो किसी भी तरफ जा सकते हैं, उनके पत्ते हमेशा खुले रहते हैं। लेकिन क्योंकि ये कवायद पूरी उन्होंने शुरू की थी, क्योंकि पटना में वो सारे विपक्षी दलों को एक मंच पर लेकर आए थे, क्योंकि ये सारी सुगबुगाहट उनकी शुरू की हुई है, क्योंकि वो नवीन पटनायक और अन्य नेताओं से भी मिल चुके हैं जो इस विपक्षी एकजुटता में शामिल नहीं है और जिनके बारे में कहा जा रहा है कि वो किस करवट जाएंगे, कहना अभी फिलहाल मुश्किल है। इसीलिए नीतीश कुमार के अपने प्रयास माने जा रहे हैं। आप देखिए, एक साथ बहुत सारी चर्चाएं पटना की इस पूरी बैठक के बाद में शुरू हो गई हैं। पीडीए की चर्चा होने लगी, अखिलेश यादव ममता बनर्जी का साथ नहीं हो सकता, इस तरह की खबरें आने लगी। क्या कुछ ऐसे दल भी हो सकते हैं जो विपक्षी एकजुटता में तो नहीं है लेकिन कांग्रेस और बीजेपी दोनों के खिलाफ मोर्चा बनाने के में कोशिश कर सकते हैं? केसीआर बड़ा उदाहरण है। केसीआर ने इसी तरह के प्रयास की बात कही थी। हालांकि शरद पवार की बात, जहां जहां पर कांग्रेस का गठबंधन है ऑलरेडी, वहां तक तो कोई समस्या नहीं है। आप महागठबंधन में बिहार में है, आप महाविकास अघाड़ी के साथ में महाराष्ट्र में है, कोई दिक्कत नहीं दिखाई पड़ती है। अखिलेश यादव से भी बहुत दूरियां नहीं है। मायावती अभी नजर बनाए हुए हैं किसके साथ में कांग्रेस जाती है। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार में बहुत स्पष्ट तौर पर ये गठबंधन देखने को मिल सकता है। लेकिन जहां तक सवाल उठता है पश्चिम बंगाल का, दिल्ली का, पंजाब का, यहाँ पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ करने के मूड में कांग्रेस भी दिखाई नहीं पड़ रही है। और इस सबके बीच में ममता बनर्जी का ये कह देना कि वाम दलों के खिलाफ, कांग्रेस के खिलाफ और बीजेपी के खिलाफ गठबंधन बनाना है, कांग्रेस बीजेपी की टीम की तरह ही काम कर रही है, ये बहुत ही गंभीर आरोप है। ये साफ बताता है कि महागठबंधन में कहीं ना कहीं पलीता लगता दिखाई दे रहा। कम से कम वो तस्वीर जो आपको पटना में दिखाई दे रही थी वो शिमला में नहीं दिखाई देगी। शिमला की बैठक क्यों महत्वपूर्ण है? शिमला में दरअसल ये स्पष्ट हो जाएगा कि क्या कांग्रेस के नेतृत्व में ही जितने भी घटक दल आए, इनमें से कुछ और दल अगर कम हो भी जाते हैं तो ज़्यादातर दल ऐसे जो कांग्रेस के समर्थन में हैं या कांग्रेस के साथ में खड़े होना चाहते हैं, वो स्पष्ट रूप से अपनी बातों को कह दें। और इनमें सबसे बड़ा पेच है बिहार, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र का। अब बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र के समीकरण ऐसे हैं जहां पर अखिलेश यादव और कांग्रेस के बीच क्या कोई समीकरण होगा? हालांकि मैंने बहुत पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाई थी जिसमें आपको ये बताया था कि एकदम एक अलग समीकरण उत्तर प्रदेश में देखने को मिल सकता है। कांग्रेस की ताकत बहुत कम है, खोने को कुछ है नहीं। अगर कांग्रेस थोड़ा बहुत समर्थन भी समाजवादी पार्टी को करती दिखाई दे, थोड़े बहुत से मतलब ये है कि अलग अलग सीटों पर, कई जगहों पर कांग्रेस जीतने की स्थिति में नहीं है लेकिन उसका वोट बैंक है, उसके कार्यकर्ता हैं, और इन सीटों पर अगर कांग्रेस समाजवादी पार्टी मिलकर बीजेपी को टक्कर देते हैं तो कई सीटें प्रभावित हो सकती हैं। इस गणित पर काम हो सकता है। महागठबंधन का प्रयोग ऑलरेडी बिहार में चल रहा है। देखना होगा सत्ता में बने रहने तक होता है या 2024 के लिए, चुनाव के लिए होता है। जिस तरीके से नीतीश कुमार अभी आगे बढ़ रहे हैं, सरकार बनी हुई है, तो आगामी चुनाव तक यही समीकरण बने रहेंगे, बहुत सारे राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है। बहुत जल्दी बदलाव नीतीश कुमार नहीं करेंगे। हो सकता है विधानसभा चुनाव के पहले वो कोई दूसरा गणित या दूसरा पत्ता खेलें, लेकिन फिलहाल 2024 में उन्हें अपनी स्थिति, अपनी सीटों के लिहाज से, अपने समीकरणों के लिहाज से यही बेहतर मालूम पड़ रही है कि वो महागठबंधन के साथ जाए। असली चीज है सीट शेयरिंग।
मैंने कई रिपोर्ट्स में आपको बताया है कि कांग्रेस को कई राज्यों में छोटे दल के तौर पर सिमट जाना होगा, बहुत सारे कॉम्प्रोमाइजेस करने होंगे और उनमें यही 3 राज्य हैं जिनमें महाराष्ट्र है, बिहार है और उत्तर प्रदेश है। पश्चिम बंगाल में समीकरण बनना बहुत मुश्किल दिखाई दे रहा है। वाम दलों और कांग्रेस के बीच में समीकरण पहले भी बनते रहे। केरल की राजनीति अलग है, हालांकि, लेकिन इसके बावजूद हो सकता है वो पश्चिम बंगाल में किसी आपसी समझ के साथ में उतरे, क्योंकि यहाँ पर 3 मोर्चों पर 3 धड़ों पर लड़ाई होती दिखाई दे सकती है। लिहाजा ममता बनर्जी जानती हैं कि लोकसभा चुनाव में अगर उन्हें प्रदर्शन करना है तो एकला चलो की नीति पर चलना होगा, और वो अन्य राज्यों के जितने भी नेता हैं उनसे भी ये आह्वान करती दिखाई दे रही है। लेकिन महागठबंधन की एमएस सिर्फ बंगाल के भरोसे नहीं चल सकती है। ये बंगाल वो जगह है जहां पर ममता बनर्जी का प्रभाव है और बंगाल के बाहर उनका प्रभाव वैसा देखने को नहीं मिलता जैसा पश्चिम बंगाल में देखने को मिलता है। लिहाजा विपक्षी एकजुटता पर उनके आह्वान का कोई बहुत असर पड़ेगा ये भी दिखाई नहीं पड़ता है। लेकिन उनके तेवर ये स्पष्ट तौर पर बता रहे हैं कि वो महागठबंधन में कोई दिलचस्पी लेती दिखाई नहीं दे रही है। दरअसल महागठबंधन उनके लिए है क्या, ये समझना बहुत जरूरी है। उनके लिए वो सिर्फ पश्चिम बंगाल तक सीमित है। पश्चिम बंगाल के बाहर उन्हें किसी से कोई आपत्ति नहीं है। कर्नाटक में वो वैसे ही अपील कर चुकी थी कि जो भी बीजेपी को हराएगा हम उसके साथ में हैं। इस अपील का मतलब क्या है? कर्नाटक में उनका कोई जोर नहीं था। इसी तरह उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव का समर्थन करना हो, किसी अन्य राज्य में किसी अन्य पार्टी के साथ खड़े होना हो, इसमें उनको कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि इससे उनके वोटों के समीकरण पर कोई असर पड़ता दिखाई नहीं देता। लेकिन पश्चिम बंगाल वो जगह है जहां पर सीट शेयरिंग या कांग्रेस वाम दलों के साथ खड़े हो जाना उनको एक बड़ा झटका दे सकता है, और बीजेपी की इस पर पूरी नजर बनी हुई है। बीजेपी अब सीधे कड़ी टक्कर में है। बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस का मुख्य मुकाबला पश्चिम बंगाल में है। ऐसे में अगर वो किसी तरह का समीकरण बनाती हैं कांग्रेस और वाम दलों के साथ, तो फायदे के बजाय हो सकता है उनको नुकसान हो जाए। ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है समझना, क्योंकि उपचुनाव में जिस तरह कांग्रेस को जीत मिली, फिर वो विधायक तृणमूल कांग्रेस में चले गए। अधीर रंजन चौधरी जिस तरीके से पहले तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ बोलते रहे, और अब ममता बनर्जी ने खुलकर कह दिया कि ये तो बीजेपी की ही टीम है और हमें वाम मोर्चे के खिलाफ, कांग्रेस के खिलाफ और बीजेपी के खिलाफ गठबंधन करना चाहिए। ये सारे बयान ये बताते हैं कि महागठबंधन एक तरफ, पश्चिम बंगाल की राजनीति एक तरफ, और किसी तरह का कोई कॉम्प्रोमाइज ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में करती नहीं दिखाई देंगी। तय माना जा रहा है कि उनका ये स्टैंड यही रहा तो शिमला की बैठक में ममता बनर्जी भी नहीं दिखाई देंगी। केजरीवाल पहले ही दूरी बना चुके हैं। केजरीवाल कुछ उम्मीदों के साथ इस बैठक में आए थे। अध्यादेश पर अपने स्टैंड को कांग्रेस ने क्लियर नहीं किया है। क्या बैठक के पहले कोई ऐसा स्टैंड लेती है कांग्रेस जिससे कि आम आदमी पार्टी से उनकी नज़दीकियां बढ़े, ये देखना दिलचस्प होगा। देखिए, आम आदमी पार्टी के साथ आने में कई फायदे हैं तो कुछ नुकसान भी हैं। आम आदमी पार्टी को भी नुकसान है, कांग्रेस भी अपने रिजर्वेशंस बनाए हुए। आम आदमी पार्टी की सीधी सीधी लड़ाई कांग्रेस से रही है। जहां जहां कांग्रेस खत्म हुई वहां पर विकल्प के तौर पर आम आदमी पार्टी उभरी है। अब इसी कांग्रेस को आगे बढ़ाने में या इसके नेतृत्व में आने में आम आदमी पार्टी कैसे सहमति जता सकती है? दूसरी तरफ कांग्रेस की लड़ाई भी आम आदमी पार्टी से रही है। आम आदमी पार्टी इस गठबंधन में आने के बावजूद बिना सीटें लिए तो मध्य प्रदेश और राजस्थान पर अपनी दावेदारी नहीं छोड़ने वाली है। कांग्रेस कुछ सीटें आम आदमी पार्टी को दे देगी और चुनाव के बाद में इन लोगों का कोई समीकरण बन जाएगा, इस बात का विश्वास भी कांग्रेस शायद नहीं कर पाए। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के रिश्ते कुछ इस तरह के रहे हैं। तो कुल मिलाकर ये 2 बड़े चेहरे जिनको लेकर बहुत ज़्यादा दिलचस्पी, जिज्ञासा लोगों के भीतर बनी रही कि क्या होगा ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल का। ऐसा लग रहा है कि इनकी दूरियां शिमला बैठक में साफ साफ देखने को मिलेंगी और ये शिमला की बैठक को अटेंड करते नहीं दिखाई देंगे। अब एक और चेहरा है मायावती का, तो देखना दिलचस्प होगा कि क्या मायावती कोई स्टैंड लेती हैं। लेकिन जब तक अखिलेश यादव है और अखिलेश यादव रहेंगे शिमला की बैठक में, ऐसा माना जा रहा है, ऐसे में मायावती भी शिमला की बैठक के पहले अपने पत्ते नहीं खोलेंगी। तो कुल मिलाकर आपको जो तस्वीर देखने को मिलेगी वो यूपीए 1 और यूपीए 2 की तरह यूपीए 3 की देखने को मिल सकती है। लेकिन थोड़ा इंतजार करना होगा। फिलहाल राजनीतिक विश्लेषकों का यह मानना है कि ममता बनर्जी अपने स्टैंड को अरविंद केजरीवाल की तरह बहुत क्लियर करते दिखाई दे रही हैं, और उनके जितने भी सलाहकार हैं या उनकी पार्टी के नेता हैं वो ये नहीं मानते कि कांग्रेस के साथ में किसी तरह का समीकरण पश्चिम बंगाल में बनाना कोई समझदारी की बात है या इससे फायदे के बजाय कोई बड़ा नुकसान ना हो जाए। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।